नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लंबे समय के इंतजार के बाद आज छत्तीसगढ़ को उसका मुख्यमंत्री मिलने की उम्मीद है। दरअसल बीजेपी द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक विधायक दल के साथ बैठक के लिए बीजेपी के रायपुर स्थित कार्यालय पहुंच चुके हैं और विधायकों का आना भी जारी है। इस बीच भाजपा नेता राजेश मूणत ने कहा कि विधायकों की बैठक होगी और बैठक के बाद विधायकों से एक एक करके बात करेंगे और इसके बाद जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक सीएम चुना जाएगा। वहीं बीजेपी के एक अन्य नेता नारायण चंदेल ने कहा कि बैठक के दौरान विधायकों की राय सुनने के बाद आलाकमान फैसला लेगा। बसपा प्रमुख मायावती ने आज 10 दिसंबर रविवार को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी का नाम घोषित कर दिया है। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया है। बता दें कि आकाश अभी बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2017 में की थी। इस्राइल हमास में जारी युद्ध के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार को इस्राइल के बंदरगाहों की तरफ जाने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाने की धमकी दी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने कहा है कि जब तक गजा के लिए दवाओं और राहत सामग्री को जाने से रोका जाएगा, तब तक इस्राइल को जाने वाले जहाजों को लाल सागर में निशाना बनाया जाएगा। विद्रोहियों ने कहा कि इस्राइल की तरफ से जाने वाले जहाज चाहे जिस भी देश के होंगे, वो विद्रोहियों की मिसाइलों का वैध निशाना होंगे। बता दें कि हमास इसराइल में जारी संघर्ष के बीच यमन के हूती विद्रोही अब तक लाल सागर में इसराइल से जुड़े कई जहाजों को निशाना बना चुके हैं। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा जारी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हमास ने इसका स्वागत किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने इस बयान को साहसिक बताते हुए इसका स्वागत किया, तो वहीं इसराइल ने इसे लेकर यूरोपीय संघ के नेताओं से इस स्थिति से निपटने की अपील की है। इजराइल ने कहा है कि वह नौसैन्य घेराबंदी को स्वीकार नहीं करेगा। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूरोपीय संघ के नेताओं से इससे निपटने की अपील की। वहीं इस बीच फ्रांस की सेना ने कहा कि उसके एक फ्रीजेट ने लाल सागर में अपनी तरफ बढ़ रहे यमन से लॉन्च किए गए 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। फ्रांस की सेना द्वारा शनिवार रात बयान जारी कर ये जानकारी दी गई। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को गुटखा कंपनियों के प्रोडक्ट का विज्ञापन करने के मामले में केंद्र सरकार द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में एक अवमानना याचिका का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को नोटिस भेजे जाने की जानकारी दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट को बताया कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, इसलिए हाईकोर्ट में दाखिल त्वरित याचिका खारिज कर देनी चाहिए। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई हाई कोर्ट में 9 मई 2024 को होगी। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसी एनआईए ने कई संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस के साथ मिलकर एनआईए ने कल शनिवार 9 दिसंबर को पूरे महाराष्ट्र और कर्नाटक में कई ठिकानों पर छापा मारा और इसी छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक जांच एजेंसी ने छापेमारी के दौरान 68 लाख रुपए से अधिक नकदी, तेज धार वाले हथियार, आपत्तिजनक दस्तावेज, स्मार्टफोन, हमास के झंडे और अन्य डिजिटल उपकरण भी बरामद किए। एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि पकड़े गए आरोपी अपने विदेशी आकाओं के निर्देशों पर काम करते थे। ये आईएस के हिंसक और विनाशकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आईईडी के निर्माण सहित विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू पर जारी आईटी की रेड को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने शनिवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए संवाददाताओं से कहा कि राशि 300 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश की है। बीजेपी नेता ने कहा कि 300 करोड़ सिर्फ एक राजनेता के पास मिली राशि है। पूरी कांग्रेस के बाकी भ्रष्ट राजनेताओं की गिनती तो अभी भी बाकी है। अगर उन सभी को एक साथ रखा जाए तो कल्पना कीजिए कि कितने नोट निकलेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की संपत्ति उनके लिए मुश्किल खड़ी करती दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके ठिकानों से मिली बेहिसाब दौलत की गिनती चौथे दिन भी जारी है और अभी 136 बैग्स ऐसे और हैं जिनमें भरे कैश की काउंटिंग होनी है। इस बीच खबर है कि उनकी पार्टी कांग्रेस भी उनसे किनारा करती दिख रही है। दरअसल पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है।
उन्होंने लिखा कि ये सिर्फ साहू ही बता सकते हैं और उन्हें यह स्पष्ट भी करना चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 300 करोड़ का कैश जब्त किया जा चुका है और अभी भी नोटों की गिनती जारी है। तेलंगाना में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की नियुक्ति पर हो रहे विरोध के बीच राज्य के मंत्री और कांग्रेस नेता उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है और कांग्रेस पार्टी ने वही किया जो करना सही था। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि विधानसभा में वरिष्ठता के आधार पर मुझे प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए था, जो कांग्रेस पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक है, लेकिन चूंकि मैंने मंत्री के रूप में शपथ ली है, इसलिए प्रक्रिया ने मुझे प्रोटेम स्पीकर बनने की अनुमति नहीं दी। तो फिर हमने अन्य 6 टर्म विधायकों, सबसे वरिष्ठ विधायकों को देखा। सभी पार्टियों में अकबरुद्दीन ओवैसी सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, इसलिए यह एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने आगे कहा कि यह पिछली बीआरएस सरकार के दौरान भी पालन की जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया थी। कांग्रेस नेता ने इस बात पर भी जोर दिया कि जो सही था उसके आधार पर निर्णय लिया गया है, किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण ऐसा नहीं किया गया। मैरिटल रेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि उम्र 18 साल से अधिक है तो भारतीय दंड संहिता के तहत इसे अपराध नहीं कहा जा सकता। बता दें कि अदालत की यह टिप्पणी ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई के दौरान आई है, जिसमें अदालत द्वारा यह तर्क देते हुए पुरुष को बरी कर दिया गया। न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने कहा कि इस मामले में आरोपी को आईपीसी की धारा 377 के तहत दोषी करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमारे देश में अभी तक मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं किया गया है। साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि मैरिटल रेप को अपराध बनाने को लेकर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में जब तक शीर्ष अदालत इस पर फैसला नहीं लेती, तब तक ऐसे मामलों में अगर पत्नी की आयु 18 साल से ज्यादा है तो मैरिटल रेप के लिए कोई आपराधिक पेनल्टी नहीं है। मध्य प्रदेश में सीएम चेहरे को लेकर जारी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में हाथ जोड़कर खड़े शिवराज सिंह चौहान ने कैप्शन में लिखा है, सभी को राम राम। अब उनकी इस पोस्ट को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है, क्योंकि जहां एक तरफ उनके इस पोस्ट को अभिवादन के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसे विदाई संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान ने खुद को सीएम की रेस से बाहर कर लिया है। वहीं प्रदेश बीजेपी प्रमुख वीडी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का चयन विधायक और शीर्ष नेतृत्व करेगा। उन्होंने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि तीनों पर्यवेक्षक सोमवार सुबह यहां पहुंचेंगे और उसके बाद विधायक अपना नेता चुनने के लिए शाम 4 बजे बैठक करेंगे। इसके लिए विधायकों को निमंत्रण भेज दिया गया है। वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी की प्रक्रिया का पालन कर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सभी को राम राम वाले ट्वीट को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी प्रमुख वीडी शर्मा से सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि यह भगवान राम का देश है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। शर्मा ने कहा कि हम सुबह एक दूसरे का स्वागत राम राम कहकर करते हैं। दिन की शुरुआत राम के नाम से करना हमारी संस्कृति है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक कैडर आधारित संगठन है और पार्टी कार्यकर्ता नेतृत्व द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को स्वीकार करेंगे और उसका सम्मान करेंगे। अमेरिका में साल 2024 यानी अगले साल राष्ट्रपति का चुनाव होना है। इस बीच खबर है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की रेस में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन से आगे चल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय सर्वे में जहां डोनाल्ड ट्रंप 47% लोगों की पहली पसंद बनकर उभरे हैं, तो वहीं जो बाइडेन को 43% लोगों ने अपनी पसंद बताया है और इस तरह से ट्रंप ने 4% की बढ़त लेकर बाइडेन को पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि यह सर्वे वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा किया गया। इसके साथ ही सर्वे में जो गौर करने वाली दूसरी बात रही वो ये है कि जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। वहीं कई मुकदमों और आरोपों का सामना करने के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में उछाल देखने को मिल रहा है। जयपुर के गोगामेडी हत्याकांड के दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में शामिल दोनों शूटर समेत 3 को चंडीगढ़ सेक्टर 22A के होटल से पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
फिलहाल तीनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच दिल्ली लेकर पहुंची है, जिसके बाद उन्हें जयपुर ले जाया जाएगा। बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की उन्हीं के घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर उनके समर्थकों द्वारा खूब विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिए जाने के बाद यह विरोध प्रदर्शन शांत हो गया। इस बीच खबर है कि गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक शीला शेखावत ने कहा कि एक शेर को घर में घुसकर धोखे से मारा गया है, हमें इसका इंसाफ चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए, इसके अलावा मेरी कोई और मांग नहीं है। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की रिहाई की मांग वाली याचिका पर कल शनिवार 9 दिसंबर को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सिंह के वकील ने दलील देते हुए कहा कि संजय सिंह देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की जांच के लिए संजय सिंह की जरूरत नहीं है, उनके खिलाफ जांच खत्म हो चुकी है। वकील ने कहा कि जांच को समाप्त कर ईडी पहले ही संजय सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, ऐसे में उन्हें हिरासत में रखकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। वहीं ईडी ने कोर्ट से कहा कि अभी जांच जारी है, अगर संजय सिंह को जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वहीं मामले की अगली सुनवाई अदालत 12 दिसंबर को करेगी। दूसरी टी20 सीरीज आज रविवार 10 दिसंबर से शुरू हो रही है। इसमें भारतीय टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। बता दें कि इससे पहले भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में पहली टी20 सीरीज 4-1 से जीती थी। इजराइल और हमास में 2 महीने से जारी युद्ध के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री से बात की। इस बात की जानकारी विदेश मंत्री द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी गई। उन्होंने कल शनिवार को बताया कि आज शाम फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शतीह से बात की। उन्होंने गजा और वेस्ट बैंक दोनों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्री ने बताया कि उन्होंने फिलिस्तीन पर भारत की लंबे समय से चली आ रही स्थिति को दोहराया और संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की है। बता दें कि हमास और इस्राइल में 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और इस युद्ध में अब तक 16,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने FICCI सम्मेलन में एक संबोधन के दौरान कल शनिवार को कहा कि पिछले 3 वर्ष में भारत के समक्ष उत्तरी सीमाओं पर असाधारण रूप से कठिन चुनौती थी, लेकिन देश ने बेहद सख्ती से उसका जवाब दिया है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी सैन्य तैनाती भी की हुई है। जयशंकर ने कहा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 3 वर्ष में चुनौतियों की बात करें तो हमारे समक्ष उत्तरी सीमाओं पर असाधारण रूप से कठिन वक्त था। उन्होंने कहा कि भले ही ये कोविड के वक्त में हुआ, लेकिन फिर भी हमने बेहद सख्ती से और पूरी शिद्दत से इसका जवाब दिया और आज की तारीख में हम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिस भी प्रकार से ज़रूरी है हम डटे हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि आखिरकार हमें जो करना है हम वो करेंगे, फिर चाहे वह कितना भी मुश्किल या कठोर क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का रुख हमें भारत के तौर पर वर्णित करेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।